नमस्कार, चेतन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। प्राइम टाइम प्रहार में आज हम बात करेंगे एफसीआरए कानून में प्रस्तावित संशोधन पर अमेरिकी सांसद के विरोध की। अब तक तो इस कानून का विरोध कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां ही कर रही थी। अब इसमें अमेरिका और चीन भी शामिल हो गए हैं। आखिर इस कानून में ऐसा कौन सा संशोधन प्रस्तावित है जो विपक्ष के साथ साथ अमेरिका और चीन के पेट में भी दर्द होने लगा है? दरअसल फॉरेन फंडिंग के जरिए देश की तरक्की, देश की पॉलिसी, लोकतंत्र और यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ तो किया ही जा रहा था। इस फंडिंग के जरिए भारत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा था। एनआईए और ईडी जैसी एजेंसियों ने कई मौकों पर इस बात के पुख्ता सबूत दिए कि देश में आतंकी गतिविधियों, धर्मांतरण और देश के विकास को बाधित करने के लिए एनजीओ के माध्यम से आए डॉलरों का इस्तेमाल देश के विरोध में किया जा रहा है। रिपोर्ट के बाद कई एनजीओ के फॉरेन फंड पर अस्थायी तो कुछ पर अस्थायी रोक भी लगी। आमतौर पर लोगों को लगा कि एनजीओ यदि भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और अपने धर्म प्रचार के लिए विदेशों से डॉलर लाते हैं तो इसमें गलत क्या है? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत देता ही है। आखिर डॉलर तो हमारी जरूरत है, तो आखिर सरकारें कानून बनाकर इस डोनेशन को रोक क्यों रही है, या इसे रोकना क्यों चाहती है? इसे मना क्यों कर रही है? और दूसरी तरफ जो देश भारत के एनजीओ को फंड कर रहे हैं, उनके कथित सामाजिक कार्यों के लिए डॉलर की मदद कर रहे हैं, उस मदद को लेने से यदि कोई सरकार या देश मना कर रही है या लेने के लिए कानून की शर्त लगा रही है, तो वे उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यदि उनकी मनसा सही है और भारत में वो सही में सामाजिक कार्य करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य में योगदान देना चाहते हैं, तो ये फंड या डॉलर किसी दूसरे देश को भी दे सकते हैं या अपने ही पास रख सकते हैं। कम से कम आपत्ति तो नहीं करते। लेकिन एनजीओ को ऐड देने के नाम पर फंड कर रहे विदेशी एनजीओ या एजेंसियों की मंशा मदद करने की नहीं, बल्कि मदद की आड़ में अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की है। इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा नहीं कि यह कानून मोदी सरकार ही पहली बार लेकर आई है और अब संशोधन भी वही कर रही है। ऐसा नहीं है। यह कानून 1976 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में आया था। 1976 से लेकर 2026 तक इसमें 5 बार संशोधन हो चुके हैं और हर संशोधन मदद के नाम पर आ रहे डॉलर की निगरानी को सख्त बनाने के लिए किया गया है। इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे मोदी सरकार हो, सभी ने ऐसा किया। लेकिन हर बार इस खेल के खिलाड़ी कोई ना कोई रास्ता निकालकर फंड लाते थे और उसका इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर ही लेते थे। वर्तमान संशोधन में ऐसे सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और फंड के आने से लेकर खर्च होने तक को ट्रैक करने और उसकी निगरानी करने के कड़े कानून प्रस्तावित कर दिए हैं। अब जो एनजीओ शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आए पैसे का उपयोग धर्मांतरण और आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने के लिए करते हैं या जो कर रहे थे, वो नहीं कर पाएंगे। जो डीप स्टेट इस फंड का इस्तेमाल पर्यावरण और ग्लोबल डिसबैलेंस की आड़ में सरकार की राष्ट्रनीति और विकास परियोजनाओं को रोकने या उसे बाधित करने के लिए किया करती थी, अब शायद नहीं कर पाए। उन्हें बताना होगा कि किस काम के लिए पैसा आया और किस काम में लगाया जा रहा है। हर लेवल पर रजिस्ट्रेशन, दिल्ली के एसबीआई में मैंडेटरी अकाउंट और उस अकाउंट की निगरानी के साथ साथ कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एनजीओ की संपत्ति को जो उसने उस फंड के जरिए बनाई उसे जब्त करने का जो प्रावधान इस संशोधन में प्रस्तावित है, उसे लेकर ही देश विदेश में रह रहे देश के दुश्मनों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। सरकार ने यह संशोधन विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के लिए किया। इसी तरीके का कानून अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा सहित ज्यादातर यूरोपीय देशों में पहले से ही लागू है। लेकिन जब भारत इसी तरीके का कानून बना रहा है तो उन्हें आपत्ति हो रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि अमेरिकी सांसद की आपत्ति का आधार कितना जायज है। क्या सही में इस कानून से विदेशी चंदों से संचालित मस्जिदों, मदरसों, चर्चों और चैरिटेबल संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण हो जाएगा? क्या एफसीआरए कानून के इस संशोधन से विदेशी ताकतों का हमारे लोकतंत्र में हस्तक्षेप बिल्कुल खत्म हो जाएगा? क्या विदेशी फंडिंग के जरिए मस्जिद, मदरसे, चर्च और चैरिटेबल संस्थाएं भारत में धर्मांतरण का धंधा चला रहे हैं? इन पर करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन इससे पहले जो अमेरिकी सांसद, जो रिपब्लिकन सांसद है, उसने जो कहा है आपत्ति दर्ज कराते हुए, उस आपत्ति को पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे, फिर
चर्चा की शुरुआत करेंगे और देखते हैं क्या कहा है अमेरिकी सांसद मूर ने। रालिया मूर, जो कि अमेरिकी की सांसद है, रिपब्लिकन सांसद है, भारत में ईसाई धर्म तब से मौजूद है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों के बाद प्रेरित सेंट थॉमस मालाबार तट पर आए थे। लेकिन इतने लंबे ईसाई इतिहास के बावजूद भारत की संसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी FCRA नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटी का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। यह ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर यह बिल इसी तरह आगे बढ़ता है तो यह भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में गहरी चिंता का विषय बन जाएगा। यह जो आपत्ति है गंभीर आपत्ति है, क्योंकि भारत की मंशा या देश की मंशा इस कानून में संशोधन कर किसी भी धार्मिक संस्था को नियंत्रण में लाना नहीं है, बल्कि एक निगरानी रखनी है उसके फंड पे, ताकि जिस मकसद के लिए यह फंड आ रहा है उसी मकसद के लिए इस फंड का इस्तेमाल हो। और यही कानून जो है अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, ब्रिटेन में भी है, फ्रांस में भी है, नीदरलैंड में भी है और ज़्यादातर यूरोपीय देश में इस तरीके के कानून है। इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा दूँ। हमारे साथ हैं क्रिस्टोफर प्रिंस हैं, प्रेमदास, क्रिस्टोफर प्रिंस प्रेमदास हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर है। इसके अलावा एडवोकेट शहर नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, एडवोकेट भी है। और एडवोकेट अमिता सचदेवा, वो अधिवक्ता हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट की और ऑन रिकॉर्ड हैं। ये भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करेंगे चर्चा की शुरुआत और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस से हम करना चाहेंगे। क्रिस्टोफर साहब, क्या आपको आवाज़ मिल रही मेरी? हाँ, यस। ये जो FCRA कानून में जो संशोधन प्रस्तावित है, इस संशोधन को लेकर के आपत्ति दर्ज की जा रही है। कांग्रेस भी कर रही है, लेफ्ट पार्टियां भी कर रही है और अमेरिका और चीन भी कर रही है। आपको लगता है कि जिस आधार पे ये विरोध किया जा रहा है वो आधार सही है? वेल, एज फार एज द नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न, देखिए ये जो बीजेपी सरकार भी जो कर रहा है अभी कानून, बहुत सही रूप से कर रहा है। हम पहले से भी बताया है, बहुत पुराना साल से मैं बता रहा हूँ, FCRA में थोड़ा कुछ बदलाव लाने चाहिए। FCRA से बहुत मेरा नेशनल सेक्रेटरी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और जो मिसयूज भी फंड में मिसयूज भी कर रहा है, चर्च का नाम में भी हो, कन्वेंशन बार में भी हो, वन स्कूल एजुकेशन हेल्थ और सब उसका फॉरेन फंड तो आ रहा है, फॉरेन फंड कहाँ जा रहे पता नहीं चल रहा है और किसका पॉकेट में चल रहा है, सब बहुत कुछ गलत से वो लोग चल रहा है फंड। इसमें थोड़ा कुछ अपना कानून लाने चाहिए और फंड मिसयूज नहीं होना चाहिए और चर्च के लिए आने से चर्च को होना चाहिए और कुछ चैरिटी के लिए लाए वो चैरिटी के लिए जैसे वो उसके लिए खर्च होना चाहिए। और खर्च कैसा हो गया उसका हिसाब किताब सब कुछ गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्टली को तो पूछना चाहिए और वो वेरीफाई करना चाहिए। और अगर गवर्नमेंट से पूरा सही अपना वेरिफिकेशन हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन पे हो, इंडिविजुअल को हो तो FCRA हो तो कंटिन्यू they should have to continue to get the fund. Otherwise, if they find some illegal means, they should immediately withdraw. See, for example, मेरे पास भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड इंटरेस्ट पे एक विकलांग के लिए ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्ट में। सो इसको भी मेरा एक FCRA मेरे को था, यूनाइटेड इंटरेस्ट नाम के FCRA था, 2009 में मेरे को मिला था। मैं एक पैसा मेरे को नहीं मिला था, बट 2014 में जैसे मोदी सरकार आ गया मेरा रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दिया था विदाउट एनी इंटीमेशन। बिल्कुल। बट होने से भी हम तो कुछ भी हम ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, हम प्रोटेस्ट नहीं किया। मेरा क्यों हम पूछे मिला नहीं है एक पैसा में, मेरा आपसे क्यों रजिस्टर कैंसिल किया? वो भी मैं वो नेशनल सिक्योरिटी के लोग जो अच्छा सोच है वो किया है। सो मैं नेशनल इंटरेस्ट में हूँ। तो क्रिस्टोफर साहब, आपको अगर कैंसिल कर दिया सरकार ने आपका लाइसेंस, तो आपत्ति आपने क्यों नहीं दर्ज कराई? आपत्ति अगर आप सही काम कर रहे थे और सही पर्पस के लिए कर रहे थे तो बहुतों को कैंसिल हुआ, लेकिन बाद में आपत्ति दर्ज करने वाले को बहुतों को फिर वापस भी हो गया लाइसेंस। तो अगर आप सही काम कर रहे थे तो आपने आपत्ति के खिलाफ जो है अपील करनी चाहिए थी। देखो, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, मोर देन 140 करोड़ है इधर। सो इधर अगर आप ये फॉरेन करेंसी में कोई ऑब्जेक्शन है तो हम लोग यहाँ से हमारे भाई में कितना मदद करने नहीं है, इधर भी नहीं है। वो लोग से मदद से, वो लोग को डोनेशन से, वो लोग का सहयोग से हम लोग काम आगे बढ़ सकता है। इट्स नॉट दैट वी नेशनल वी शुड गेट फॉरेन फंड ओनली
दैट्स ओनली वी शुड हैव दैट सर्टिफिकेट। वो रजिस्टर्स मेरे पास होना था, वो था दैट्स बट आई डिडंट टेक ए सिंगल पैस। वो कैंसिल हो गया, उसके मेरे को कोई दर्द नहीं है। चलो गवर्नमेंट मेरा वो सोचा, वो तो सही नहीं वो किया है। बाकी मेरा सहयोग लोग है, आपका लाइक मुकेश सिंह है मेरा सहयोग, वो लोग को मैं पूछेगा हाँ इतना काम करे, मेरा आप अगर सही लगा मेरे को मदद किए बोलकर। हमारा भाई बहन नहीं है क्या, मोर देन 140 करोड़ नहीं है क्या? फर्नांडिस साहब, मेरा ये कहना था कि मैं आपके काम को जानता हूं और मैं आपको पहले भी मिल चुका हूं, पहले भी हम सब लोग जुड़ चुके हैं। मैं जानता हूं कि आपका काम कैसा है। अगर आपका काम सही है तो आपको आपत्ति के खिलाफ जो है जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं गए। पता नहीं आप क्यों नहीं गए। मैं शहर नकवी जी के पास एक बार जाना चाहूँगा। एडवोकेट शहर नकवी, क्या जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और FCRA जो बहुत सारे NGOs के बंद किए गए और अब तो संशोधन किया जा रहा है कि ऑलमोस्ट पूरा सरकार अपने नियंत्रण में लेगी, और ये नियंत्रण जो है इसकी खिलाफत हो रही है। कांग्रेस भी कर रही है, लेफ्ट पार्टियां भी कर रही हैं, अब तो अमेरिका और चीन भी कर रहा है। क्या आपको लगता है कि ये खिलाफत सही है, ये विरोध सही है विदेशों का या अपने देश में? देखिए, देश की अपनी एक नीति होती है, एक पॉलिसीज होती हैं, और गवर्नमेंट को ये हक बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है कि देश में अगर हमारे फंड आ रहा है तो उसका यूज कैसे हो रहा है और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो अगर मुझे लगता है कि अगर फंड में कोई करेक्शन किया जा रहा है, इस पॉलिसी में कोई करेक्शन किया जा रहा है, तो आज से देश को बेनिफिट होगा। विपक्ष का तो काम ही है कि विरोध में बोलना, विरोध में वोट कास्ट कर देना और खिलाफत करना, वरना इसकी खिलाफत करने की जरूरत क्या है? अगर अगर फंड आ रहा है हमारे देश में, तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो मदरसे भी फंड आते हैं और इसके हिसाब से जो भी अनुदान आ रहा है उसका यूज होता है, कहीं कहीं मिसयूज होता है। अब जब मुस्लिम्स के पास ये फंड्स आते हैं तो मुस्लिम क्या करते हैं, उसमें लोग आरोप भी लगे हुए हैं, ये बात हकीकत भी है कि एक्टिविटी ऐसी हो जाती है कुछ लोगों की कि डाउटफुल हो जाते हैं लोग, और मीडिया ने भी कई बार रिपोर्ट किया है कि संदिग्ध गतिविधियों में लोग लिप्त हैं। अब ये फंड्स कहाँ से इनको मुहैया कराया गया? एक मामूली सी लोग जो झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उनके पास भी AK-47 निकल आ रही है, इतना सारा विस्फोटक बरामद हो जाता है, इतनी सारी घटनाएं हमारे देश में जो हो जाती हैं, इससे सभी पर लगाम लगेगी। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ क्रिश्चियंस पे ही फर्क पड़ेगा, फर्क तो सारे देश के उन संस्थाओं पे पड़ेगा जो फॉरेन से जिनके पास फंड आ रहा है। और सरकार को मैं ये फिर कह रही हूँ कि जानने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, इसमें बिल्कुल अमेंडमेंट होना चाहिए। मैं तो इसके फेवर में हूँ, इससे किसी के देश के नागरिकों का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर नागरिक का नुकसान होता तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सही बात उसके सामने, देश के सामने रखें कि इससे क्या नुकसान है और क्या फायदा है। मुझे नहीं लगता कि कोई नुकसान होगा। फायदा हाँ ये होगा कि सरकार के पास पूरा ब्यौरा होगा कि हमारे देश में अगर कोई फंड एंट्री कर रहा है, कहीं से पैसे आ रहे हैं, तो वो पैसे दान दक्षिणा के हैं या बच्चों के एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, या रीजन क्या है उसका, आ क्यों रहे हैं। और आप ये देख रहे हैं कि आ रहे हैं तो जिस पर्पस से आ रहे हैं, क्या उस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? सबसे मेन बात ये कि क्या यूज हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को। आप देखेंगे सब पूरा देश का एजुकेशन सिस्टम ज्यादातर क्रिश्चियंस के हाथ में है। उसके बाद मदरसे के जो इस्लामिक तालीम है वो मदरसे के हाथ में है। सरकार को पता है, सरकार तो मूक दर्शक बन के देखती है कि आखिर हमारे देश में क्या हो रहा है, और क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? फिर पता ही नहीं सरकार को पैसा कहाँ यूज हो रहा है हमारे देश में। बच्चे अच्छे बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं कि देश के लिए साइंटिस्ट बन रहे हैं, या आतंकवाद की तरफ मूव हो रहा है, या फिर किसी की पर्सनल जेबों में चला जा रहा है। ये भी तो है कि पर्सनल जेब में चला जा रहा है, हमारे देश में यूज ही नहीं हो रहा है। तो मैं इसका भाई करती हूँ कि सरकार को समर्थन कर देना चाहिए, फेवर करती हूँ, समर्थन करना चाहिए। संदीप चौधरी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और इस तरीके के मसले पे बड़ी करीब से नज़र रखते हैं। संदीप जी, आप क्या कहेंगे? क्या यह विरोध सही है या आपको लगता है कि नहीं, जिस आधार पे कहा जा रहा है, क्योंकि जो आरोप लगाया जा रहा है कि धार्मिक जो संस्थान है उसमें सरकार अपना नियंत्रण चाहती है, जो कि संविधान के हिसाब से गलत है, क्योंकि संविधान जो है अधिकार देती है हर एक धार्मिक संस्थाओं को कि वो अपना प्रचार प्रसार कर सके, और ये NGO के फंड अगर बंद हो जाएंगे बाहर से आने वाले, तो ये एक तरीके से सरकार के नियंत्रण में चला जाएगा। देखिए मुकेश जी, दो चीजें निकल कर के आ रही हैं। एक तो विपक्ष विरोध कर रहा है, और दूसरी बात शहर नकवी जी ने कही कि भाई बिल्कुल सरकार के पास जानकारी होनी चाहिए कहाँ से पैसा आ रहा है, सही काम में लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो मदरसे में पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है या क्रिश्चियन जो लोग हैं वो सही स्कूलों में लगा रहे हैं, या खाली गलत चीजों में पैसा जा रहा है। लेकिन जो विपक्ष की बात है, आपको बताऊं, जब कांग्रेस सरकार आधार कार्ड लेकर के आई तो बीजेपी विपक्ष में होती थी, आधार कार्ड का विरोध किया गया। जब FDA कांग्रेस लेकर आना चाहती थी तो उसका बीजेपी ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध। देखिए, विपक्ष के आधार पर नहीं चलता। आज देश ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, उनके पास मेजोरिटी है, तो जो कानून बनाने हैं या हटाने हैं वो मोदी जी का काम है, और मोदी जी 2014 से वो चीजें करते चले आ रहे हैं।
तो इसमें विपक्ष का क्या रोल रह जाता है? विपक्ष ना कानून बना सकता है, ना विपक्ष अमेरिका से बात कर सकता है, और ना जो ट्रम्प है वो विपक्ष को नहीं कहेगा कि तेल तुम्हें रसिया से खरीदना है या ईरान से खरीदना है, जहां से मैं कहूंगा वहां से वेनेजुएला से लेना है। तो ये चीजें डायरेक्ट प्रधानमंत्री तो क्या संदीप मैं वो नहीं, ठीक है, जो विपक्ष जो कर रहा है मेरी उस पे बात नहीं है, ठीक लगे सरकार को, जो ठीक लगे सरकार को नहीं, विपक्ष की आपत्ति जो है, विपक्ष की आपत्ति, ठीक है, विपक्ष होने के नाते वो आपत्ति कर रहा है, मैं उसकी रीजन को समझता हूँ। हालांकि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने ही सबसे पहले कानून ही बनाया था इंदिरा गांधी ने, और इंदिरा गांधी ने इसमें कम से कम 4 बार संशोधन, 3 बार संशोधन तो कांग्रेस की सरकार कर चुकी है। जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार ये दूसरा संशोधन कर रही है, एक 2020 में किया था, एक अभी 2026 में कर रही है। तो सभी सरकारें इसको हमेशा से निगरानी में रखना चाहती थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आपत्ति की जाए, ठीक है, कांग्रेस एक विरोध में है, लेफ्ट पार्टियां विरोध में है, वो अपने पॉलिटिकल एजेंडे से इसका विरोध कर रही है, मैं इसको मानता हूं। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि जब आप एनजीओ, किसी भी एनजीओ को मदद आती है बाहर से, तो वो डॉलर की शक्ल में आती है, और डॉलर हमारे देश के लिए ज़रूरी होता है। तो डॉलर हमारे यहाँ आ रहा है, अगर डॉलर को आने में बाधा पहुँचाई जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि डॉलर को आने में बाधा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो आए वो एक फ़िल्टर तरीके से और सरकार की नज़र में हो कि ये डॉलर आ रहा है तो किस पर्पज़ से आ रहा है? जैसा कि नकवी जी ने कहा कि इस पर निगरानी ज़रूरी है, लेकिन क्या अगर निगरानी ज़रूरी है, अब तक नहीं सही आ रहे थे, तो क्या आप संदीप जी इस बात को लेकर के सहमत हैं कि अब तक जो पैसे आ रहे थे उसका इस्तेमाल जो है देश के खिलाफ हो रहा था, आतंकियों के जरिए किया जा रहा था, आतंक फैलाने के लिए किया जा रहा था, धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, पैसे पे कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि शहर नकवी जी पर तो प्रतिबंध हो जाए, संदीप जी पर तो प्रतिबंध हो जाए। ये जितने हमारे देश में राजनीतिक दल हैं, इन सबको भी बाहर से फंडिंग होती है, इन सबके पास भी चंदे के माध्यम से पैसा पहुंचता है, और इन्होंने अपने देश के अंदर भी ऐसा कानून बना रखा है कि भाई अगर आप आरटीआई लगाएंगे, आप शहर नकवी जी की डिटेल ले सकते हैं, संदीप जी की ले सकते हैं, आपकी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल की आप डिटेल नहीं ले सकते। कितना पैसा आया, कहां से आया, अमेरिका से आया, ईरान से आया, पाकिस्तान से आया, तो सबके लिए ट्रांसपेरेंसी तो फिर सबके लिए होनी चाहिए। तो ये जो डबल मीनिंग चीजें हैं, डबल स्टैंडर्ड है, ये चीजें मैं मानता हूं कि ठीक नहीं है। और हमारे देश के अंदर नोटबंदी की गई थी आतंकवादियों की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन देश की कमर टूटी, आतंकवादियों की कमर नहीं टूटी है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो भी हमारे, लेकिन जो आपने जो अभी संदीप जी कहा कि विदेशी फंड राजनीतिक पार्टी को मिल सकता है, विदेशी फंड राजनीतिक पार्टी को नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो उसकी वो डिक्लेयर करना पड़ता है। जो एनआरआई जो है ना, जो अपने देश के एनआरआई हैं, वो फंड करते हैं और उसका भी हिसाब होता है। आप जो कह रहे हैं वो गलत बात है कि विदेश किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंड नहीं मिलता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंड नहीं मिलता है। ये तो यही तो पॉलिटिकल पार्टी को फॉरेन फंड करने के लिए ही तो ये बैकडोर का स्टेप है एफसीआरए, उसी को तो रोका जा रहा है। व्यक्ति थे और उनको फाइनेंस दे दिया, फाइनेंस दे दिया, बताइए मैटर करती है। संदीप जी, आप जो कह रहे हैं वो गलत आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप जो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को विदेशों से चंदा आ रहा है, कहाँ आ रहा है? कभी एक उदाहरण दीजिए। अगर गलत हो तो मैं डिबेट करनी छोड़ दूंगा। अरुण जेटली के कानून का आदमी थे, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अरे भाई, उस पर बात छोड़िए ना। अभी जो आपने कहा कि विदेश से पैसे आ रहे हैं, किसको कब पैसा आया बताइए, एक उदाहरण दीजिए, किसको आया पैसा? जानकारी नहीं मिलेगी आपको कितना पैसा कहाँ से आ गया। नहीं, कहीं कोई ये कानून ही नहीं, विदेश से पैसा पॉलिटिकल पार्टी को नहीं आ सकता। बिल्कुल कानून है इस चीज भाई, उसी को रोकने के लिए तो ये एफसीआरए जो है वो उसी को रोकने के लिए तो है, क्योंकि इनडायरेक्टली पैसा आप जो है पॉलिसी मेकिंग को, हमारे देश की पॉलिसी को, पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी मेकर को आप प्रभावित करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे। पूरे देश को पता चल जाएगा। मैं इसका राजनीतिक पहलू बता देता हूं। सबसे पहले नोटबंदी की गई आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, लेकिन उसके पीछे का मकसद था, आपने देखा होगा देश भर में राजनीतिक रैलियां होती थी। मायावती अलग रैली करती थी, अखिलेश यादव अलग रैली करते थे, कांग्रेस की अलग शहरों में रैलियां होती थी। 2014 में जब से ये नोटबंदी हुई, बीजेपी के अलावा पूरे देश में कहीं किसी की रैली होती हो तो आप मुझे बता दो। मैंने तो कांग्रेस की भी रैली देखी है, मैंने लेफ्ट पार्टी की भी रैली देखी, मैंने ममता बनर्जी की भी रैली देखी, मैंने डीएमके की भी रैली देखी है, विजय जो है उसकी भी रैली देखी है, और समाजवादी पार्टी की भी रैली देखी है। कौन कह रहा है कि रैलियां बंद हो गई है? नहीं संदीप जी, आपने कहा किसकी, मैंने बता दिया, मैंने लगभग सभी पार्टियों की रैली देखी है, सभी पार्टी की रैलियों को कवर किया है। अब मायावती से आपकी अगर कोई पर्सनल आपकी कोई दोस्ती हो और वो रैली नहीं कर पा रही हो ब्लैक मनी के कारण, तो वो मैं नहीं जानता उसकी वजह क्या है।
लेकिन सभी पार्टियों ने रैली की है। आप तो वकील हैं, दिल्ली में बैठी हैं, आप मुझे ये बताइए सहारनपुर में आपने मायावती की रैली कब देखी थी? मुजफ्फरनगर में मायावती की रैली कब देखी? भाई आपकी मायावती के बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, जैसे आप करके बैठे हैं। आप ये बताइए, रैलियों के अलावा इसकी बात जाने दीजिए, आप प्रोटेस्ट बताइए कि देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके लिए फंड कहाँ से मैनेज होता है? और इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो जाते हैं, इतनी सारी, आप रैली को हटाने के बारे में देखिए, विदेश ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है? देखिए मैं आपको बताती हूँ विदेश ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है। अगर सरकार के पास क्लियरिटी किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास कही ना, वो बात 100% सही है। शहर जी ने जो बात कही है प्रोटेस्ट की होती है, फंड कहाँ से आता है? असली मकसद ये, बाकी जैसे राजनीतिक रैलियां रुक गई, ये प्रोटेस्ट रोकना है। प्रोटेस्ट रोकने के लिए चीज है कि ये लगे देश के अंदर राम राज्य चल रहा है, एक व्यक्ति की चलती रहे बस। नहीं, ये देखिए, ये राम राज्य ये बताइए मैडम, कोई मैटर नहीं करता है। ये बताइए कि आप कल प्रोटेस्ट करेंगी, आप तो दोनों चीज कह रहे हैं भाई, आप तो संदीप जी दोनों चीजें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई उसकी रैली नहीं हुई क्योंकि ब्लैक मनी बंद हो गया, नोटबंदी हो गई, तो मायावती की रैली नहीं हुई। उससे आपको क्या नुकसान हो गया संदीप जी? अरे आपको क्या नुकसान हुआ? मायावती रैली नहीं कर पा रही है नोटबंदी के कारण। पॉलिटिकल पार्टी के अपने सिस्टम पे मैनेज करता है, डिपेंड करता है कि वो कैसे मैनेज करते हैं अपनी चुनाव रणनीति को। चीन से जोड़ दिया, कभी पाकिस्तान से जोड़ दिया सोनम वांगचुक को। नहीं, अगर हमारे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हो सकता है चाइना का हाथ हो सकता है पाकिस्तान का हाथ हो। देखिए अभी आपने हाल फिलहाल में देखा था, ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था। ईरान का प्रोटेस्ट आपने देखा होगा ना, उसके बाद सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब के अगेंस्ट है। उस प्रोटेस्ट में उन्होंने, ईरान ने ये एलिगेशन लगाया कि हमारे देश में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो इजराइल और अमेरिका की वजह से हो रहे थे। तो सरकार के पास जाहिर सी बात है कि उनके पास नहीं पता होगा कि फंड कहाँ से आया प्रोटेस्ट करने के लिए, इतना बड़ा एजेंडा रन कराने के लिए कहाँ से फंड आया। अगर कोई भी गवर्नमेंट होगी अपने देश में, अगर निगरानी रखती है कि हमारे देश में फंड कहाँ से आ रहा है, तो कोई भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी नेता हो, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होगी कि फंड कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे प्रोटेस्ट तो नहीं होगा जो एंटी नेशनल हो। एंटी नेशनल प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास एक क्लियरिटी, एक ट्रांसपेरेंटी, और जिस हिसाब से मेरे देश की जनता जानना चाहती है, अवेयर है कि आखिर देश में जो इतने बड़े एजेंडे रन कर जाते हैं, कभी धर्मांतरण, तो धर्मांतरण का खेल बिना पैसों के तो चलता नहीं होगा। ये लव जिहाद, फला जिहाद, ये जिहाद आ कहाँ से जाते हैं? आखिर अगर कहीं से भी इल्जाम लगते हैं, मैं कह रही हूँ 90% एलिगेशन गलत होंगे, लेकिन 10% तो सही होंगे। आप 90% किसी की नफरत में बोल सकते हैं कि हाँ भाई मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन 10% अगर कुछ हुआ, क्राइम हुआ है, तो उसके लिए अगर क्राइम हो रहा है तो हो सकता है कि वाकई कहीं से फंड हो रहा हो, एजेंडा रन करा रहा हो, तो गवर्नमेंट इसकी क्लियरिटी चाहती है। तो इसमें क्या गलत चाह रही है? विपक्ष को ये बताया कि विपक्ष जनहित का काम कर रही है या अपने हित का काम कर रही है, या अपने पार्टी के पॉलिटिकल हित का काम। मुझे लग रहा है अगर जनता के हित की बात होती तो ये क्लियर कर देते विपक्ष की जनता का इससे क्या हित है, कौन सा हित है, अगर इसमें अमेंडमेंट आ जाता है तो। मुझे इसी का जवाब चाहिए। अब विपक्ष के पास इस चीज का जवाब नहीं होता, देश की सारी जनता इस चीज का जवाब मांगेगी, इसकी अमेंडमेंट से आपका क्या? ये क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस जो है ये क्रिश्चियन हो गए, ये क्रिश्चियन तो हुए नहीं होंगे, इनके मतलब इनके खानदान में 4 के या 5 पीढ़ी पहले जो है ये तो हिंदू ही होंगे। प्रिंस क्रिस्टोफर SC/ST होंगे। आपने देखा तो होगा आपको जो इन्फ्लुएंस करके बनाया गया, तो ये भी तो किसी ने इन्फ्लुएंस किया, उसके लिए भी तो फंड आया होगा कहीं से। और ये एक नंबर से तो आया नहीं, क्योंकि ये तो कानून है नहीं कि अब धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप फॉरेन फंड का इस्तेमाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा के नाम पे पैसा आया होगा, वो स्वास्थ्य के नाम पे पैसा आया होगा, पर्यावरण के नाम पे पैसा आया होगा, और किसी का धर्म परिवर्तन कराया गया होगा। देखिए 50% से ज्यादा देखिए, हम लोग हाई कोर्ट जैसी जगह पे बैठते हैं, एडवोकेट है, सोशल वर्कर है, हमें ये पता है कि दलित कम्युनिटी जो SC/ST है वो 50% से ज्यादा कन्वर्ट हो चुकी है। सनातन खतरे में, ये बात गलत नहीं है, लेकिन किससे खतरे में? इल्जाम किसी और पे लगाया जाता है, पीटा किसी और को जाता है। अगर इसको पीट रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लग जाए, तो फिर जाके कोर्ट में ट्रायल चलवाइए कि किसने धर्म परिवर्तन करा है। 50% आबादी आपकी दलित गई कहाँ? मुसलमान तो हुए नहीं। अगर वो मुस्लिम के यहाँ नहीं है बहू बेटी बनकर, या फिर कहीं और नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको मुस्लिम समाज में, तो गए कहाँ आपके ये सनातनी? इसका मतलब है जो कन्वर्ट हुए हैं उनके पास जो फ्लैट है, उनके पास बच्चों की एजुकेशन चल रही है और फ्री में इलाज चल रहा है, या आप इधर भी तो ध्यान दे दीजिए। उनके जो जमीनें हैं, वो लैंड है, मकान है, ये कहाँ से आ रहे हैं? तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से विदेशी फंड से ही तो धर्म परिवर्तन हुआ एक तरह से। मैं क्रिस्टोफर जी के पास जाना चाहूंगा। क्रिस्टोफर, आपका जो NGO है वो क्या करता है, और आपको जो फंड आता था वो किस लिए आप मंगवाते थे और उसका इस्तेमाल किस लिए करते थे? आप जरा साफ बताएंगे आप अपने NGO के बारे में? मेरा NGO के बारे में, हम ये विकलांग के लिए काम करते हैं जी, और ये इसे दूसरा वो ऑर्फन्स के लिए नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड, असम में। बट होने से भी आप जो बोल रहे हैं, फर्स्ट थिंग
मैं क्रिश्चियन हूँ, कोई पैसा से हुआ नहीं, भगवान यीशु मसीह का नाम में हम उनका विश्वास से हम क्रिश्चियन हो। वन सेकंड है, और मैं कहीं से फंड मांगा ही नहीं है, देश का नाम बदनाम नहीं किया, हम देशभक्त हों। और कि हमारा आपका काम का बारे में नहीं, सोशल के नाम में आपने हम खुद किसी कहा, फंड मांगा के क्रिस्टोफर, आपने हम खुद देश को कहा हम कि जो- आपका जो फंड जो आता काम था। कभी नहीं क्या करेंगे भी नहीं हम तो। नहीं क्रिस्टोफर, आपने खुद कहा कि मेरे पास भी एफसीआरए लाइसेंस था लेकिन रद्द कर दिया सरकार ने, आपने अपील नहीं की। नहीं किया। हाँ, पर तो वो मैं कह रहा हूँ कि सब आपने अपील मेरे- क्यों नहीं की? क्यों, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अपराध बोध होता है, मैं अपील करूंगा तो फिर बात आगे बढ़ेगी, नहीं, देखो, मैं- लोग मुझसे पूछेंगे कि अगर आपके पास जो गवर्नमेंट- पैसा आया था अगर गवर्नमेंट आपने उसका फैसला किया, इस्तेमाल वो तो कहाँ मैं तो- किया? नहीं, गवर्नमेंट का फैसला ले आपको मैं नहीं चाहिए, और रद्द किया तो हम तो टकल नहीं किया उनका साथ, क्यों किया? क्यों हम कुछ भी कहीं से कुछ भी मांगा नहीं है, कुछ लिया ही नहीं मेरे, क्यों? और वो अपना सब किया तो नहीं, चल बात छोड़ दो दो, चीज हो है ना गया। सर, एक बस। तो है कि आपके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया, दूसरा बात ये होता कि आपको नहीं चाहिए तो आपने लाइसेंस सरेंडर किया, तो आपने सरेंडर तो किया नहीं। अगर वो आते रहता तो अब तक आप एक्सेप्ट करते रहते, लेकिन सरकार ने आपको रद्द कर दिया, आपको रिन्यू नहीं किया। तो पहले तो Renew हालांकि ये जो कानून था रिन्यू Renew करने के की बारे जरूरत में नहीं भी थी, मेरे एक को बार हो कोई जाने के बाद वो intimation नहीं आजीवन था। होता था, लेकिन 2010 में इसको अमेंड किया गया और 2010 में जो है रिन्यू कराने का प्रोसेस किया गया, जो 5 साल के बाद जो है रिन्यू किया जाएगा। तो अगर आप रिन्यू आपको सरकार नहीं कर रही थी और अगर कर देती तो आप लेते रहते उसको क्रिस्टोफर। देखो, अगर आप गवर्नमेंट ऐसे ही रखने से हम रखता था, बट मैं इस पे सवाल नहीं कि आप लेते रहते नहीं ले रहते, इस पे मेरा सवाल नहीं है। रिन्यू होने वाला था ना, आप उसका क्या गलत इस्तेमाल कर रहे थे? आपको दिया। आपने अपील क्यों नहीं की? मुझे उस पर थोड़ा शक हो रहा है कि अगर आपकी मंशा ठीक थी, आप सही काम कर रहे थे विकलांगों के लिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो अगर आपका एनजीओ अच्छा काम कर रहा है और आपका फंड आ रहा था, आप सब चीज एक नंबर से कर रहे थे, उसके पीछे में कोई हिडन एजेंडा नहीं था आपका, तो फिर आपने विरोध क्यों नहीं किया? ये मेरा सवाल है। तो मेरे फंड आए नहीं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेन कंट्री कोई फंड आए ना, मैं कहीं अपील भी नहीं किया था। ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहने बोलते सब लोग, चलो मेरे पास रहने दो, एक दिन कुछ होने से होगा, नहीं होने से होना, वही हिसाब मिला। और क्या देशद्रोही काम के लिए देश का नाम बदनाम वही बात करके है ना कि आपको फॉरेन फंड कभी आया ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि आपको फॉरेन फंड कभी आया ही नहीं। हम नहीं फॉरेन फंड की अपील भी नहीं किया, कहीं से भी आए नहीं, वही बोल रहे हैं ना, हम देशद्रोही काम नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको अगर आ रहा था तो आपने क्यों रोका? आपने अब आप जाके क्लियर आपने किया कि आपको कहीं से फंड मिल ही नहीं रहा था और आपने कभी फंड नहीं किया। तो वही बात मैं कहूँगा, जो क्रिस्टोफर जो अब सही काम कर रहे हैं, जो क्रिस्टोफर जैसे लोग जो सही काम कर रहे हैं, तो उनको कोई विदेशी फंड नहीं देता, लेकिन जो उनके एजेंडे को आगे बढ़ाता है उनको फंड मिल जाता है। और इसीलिए सरकार ने जो है ये रोकने का काम जो है और कानून को जो है कड़ा कर रही है। चर्चा कर रहे हैं कि नए एफसीआरए कानून में जो संशोधन किया जा रहा है उसका चौतरफा विरोध हो रहा है। देश में तो हो ही रहा है, विदेश में भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं, इसके लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए क्रिस्टोफर प्रिंस फर्नांडिस से हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं और शहर नकवी जी हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और एक बार मैं वापस संदीप जी के पास चलूँगा। संदीप जी, आप जो कुछ कहना चाह रहे थे आप बताइए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि इससे पहले जो फॉरेन फंडिंग होती थी एनजीओ को, उस एनजीओ पे हमेशा जो आरोप लगा है, ये जो कानून कड़े किए जा रहे हैं, उस एनजीओ जिस तरीके से फंड का इस्तेमाल करती थी और ख़ासतौर पे जो पीएफआई पे जो इल्ज़ाम लगे थे, जो एनआईए है, एनआईए ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि ये फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, आतंकी नेटवर्क को खड़ा करने के लिए और धर्मांतरण के लिए किया जाता है, और इस तरीके के आरोप के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। क्या आपको लगता है कि अब तक जो है, चाहे पिछली सरकारें जितनी भी थी, जितने भी अमेंडमेंट कर दिए हों, लेकिन पिछले अगर कहें जो 14 से पहले जो है करीब 10 साल का पीरियड ऐसा रहा कि जब भारत में आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी और उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके के एनजीओ और इस तरीके के फंडिंग का एक बड़ा जो है हाथ या एक भूमिका थी। देखिए मुकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ फॉरेन फंडिंग होती रही है, आगे भी होती रहेगी। और आतंकवादियों का जहां तक बात आता है, आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती की बहन थी, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं, उनको आतंकवादियों ने उठा लिया था। जो शहीद साहब थे वो गृह मंत्री होते थे, रूबिया सईद। हाँ जी, उनको उठा लिया था। और उनका संबंध सीधा, इस परिवार का संबंध आतंकवादियों से जुड़ा करता था। और उस टाइम पे महबूबा मुफ्ती के जो फादर साहब हैं वो देश के गृह मंत्री थे, और उस सरकार में अटल जी का और अडवाणी जी का भी सहयोग था, बीजेपी के सहयोग से वो सरकार चल रही थी।
उसके बाद ऐसा वक्त आया कि महबूबा मुफ्ती की सरकार बननी थी और कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस उनको समर्थन नहीं दे रही थी। मोदी जी ने उनको समर्थन दे करके उनकी सरकार बनवाई और आतंकवादियों की सपोर्ट वो मानी जाती है वहां पर। तो इस तरीके की चीजें हमारे देश की राजनीति में चलती रहती हैं। आपने देखा होगा लव जिहाद, अभी नकवी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। लव जिहाद केवल उस मामले में आता है जब कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से शादी कर ले। लव जिहाद उस मामले में नहीं आता है अगर शाहनवाज हुसैन किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले या नकवी साहब किसी हिंदू लड़की से शादी कर ले, तब लव जिहाद नहीं होता है। लव जिहाद भी बड़ा सिलेक्टिव वर्ड है। आप मुझे बताइए, कोई क्रिश्चियन का और हिंदू की शादी हुई हो, संदीप चौधरी, लव जिहाद का मतलब क्या समझते हैं आप? सिख लड़की की और आप लव जिहाद का मतलब क्या समझते हैं? मुकेश जी, किसी हिंदू की और सिख की शादी हुई हो, उसको नहीं, इसको लव जिहाद नहीं कहते हैं। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। लव जिहाद इसको नहीं कहते हैं। जिहाद उसको कहते हैं जब अपनी कोई पहचान छुपा करके, जब किसी प्रलोभन में ला करके, गलत नाम से, गलत पहचान से करके उसके साथ लव का अफेयर करता है, नाटक करता है, और उसके बाद शादी करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन करवाता है। दैट इज लव जिहाद। जो उदाहरण आपने शाहनवाज हुसैन और जो नकवी का दिया है वो लव जिहाद नहीं था, दैट वाज अ लव मैरिज, जो बहुत सारे लोगों ने किया है, उसको कभी कोई जिहाद नहीं कहता। ये आप जैसे लोग हैं, ये आप जैसे लोग हैं जो गलत चश्मे से देखते हैं और गलत तरीके से चीजों को परिभाषित करते हैं, उसको कभी कोई लव जिहाद नहीं कहता। मुकेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, देश के अंदर एक ऐसा मामला बता दो जहां पर लव जिहाद कहा गया हो। अगर सिख और हिंदू की शादी को कहीं लव जिहाद कहा गया हो, सिख और हिंदू की शादी को लव जिहाद क्यों कहेंगे? सिख और हिंदू को लव जिहाद क्यों कहेंगे? सिख तो हिंदू ही है ना। सिख और हिंदू में क्या फर्क है? वो तो पंथ है ना। हमारा संविधान पढ़िए ना जाकर के, इसीलिए संविधान को पंथ निरपेक्ष करते हैं। आर्टिकल 25B में सिखिज्म को, जैनिज्म को और बौद्धिज्म को पार्ट ऑफ हिंदू धर्म कहा गया है। आपने पढ़ा लिखा नहीं है कुछ, किसी को किसी चीज से जोड़ करके कोई भी चीज बोल देते हैं। अरे FCRA कानून पे चर्चा हो रही है, आप ये इधर कहाँ लेके चले जा रहे हैं आप? और जानकारी भी नहीं है आपको भाई। आप कहीं की बात कहीं पे ले जा रहे हैं, इसमें इसका क्या मतलब है? और अब सिख और हिंदू में कहाँ से जिहाद आ जा रहा है? जब अपना कहीं फार्म भरते हैं तो उस फार्म में वो हिंदू लिखते हैं, आपको ये लगता है? क्योंकि वहां पर कॉलम बना हुआ वो लिखते हैं, लेकिन हमें सभी संविधान, वो दोनों चीज अलग अलग है, वो भी नियम से ही हो रहा है ना। उसमें क्या हिंदू भाई लिखते हैं? उसको जिहाद कैसे, आप जिहाद किस एंगल से कह रहे हैं उसको? किस एंगल से मैं जिहाद कह आपको रहे ये हैं? बताना चाहता हूँ कि सिख एक धर्म है हमारे देश में, मुस्लिम एक धर्म है हमारे देश में, हिंदू एक धर्म है हमारे देश में, ईसाई एक धर्म है हमारे देश में। अपनी मर्जी। सिखिज्म के बारे में अभी आपको पढ़ना चाहिए संदीप जी, और बिना पढ़े, बिना जानकारी किसी भी तरीके की चीजों को नहीं रखना चाहिए। संदीप चौधरी जी, सिखिज्म कैसे आया था पता है? सिखिज्म कैसे आया था? सिखिज्म कैसे आया था भारत में, पता है आपको? किसने स्टार्ट किया था अरे पता है? मुकेश जी, मुझे सब पता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब हम सेलेक्टिव करेंगे तो हम सारे सेलेक्टिव आप कर रहे हैं ना, आपको जानकारी नहीं, आप गलत तरीके से परिभाषित कर रहे हैं। बात अभी FCRA की हो रही है, बात अभी आतंकवादी फॉरेन फंड से आतंकवादी नेटवर्क को खड़ा करने की हो रही है, फॉरेन फंड से लव जिहाद को बढ़ावा देने की हो रही है। आप कहाँ के कहाँ चले जा रहे हैं? तो मुस्लिम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? मुस्लिमों की जब वोट चाहिए तो मुस्लिम हमारे क्यों नहीं तो मुस्लिम पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? तो ये चीजें राजनीतिक चीजें हैं, हमें राजनीतिक चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए। राजनीतिक आप तो राजनीतिक चीजों में ही चलते हैं, आप तो राजनीतिक बात ही कर रहे हैं। आपसे मैंने फॉरेन फंड के बारे में पूछा, आप जो है एजेंडा लेने लगे, आप महबूबा मुफ्ती की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात FCRA से कहाँ पे कनेक्ट हो रही है? चलिए ठीक है, कानून मोदी जी को बनाना है, मैंडेट मोदी जी के पास है। शहर नकवी जी, क्या आपको लग रहा है कि जो संदीप जी कह रहे हैं ये जानबूझ करके चीज़ों को डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों का ध्यान उधर चल जाए, सही चीज़ों से ध्यान भटकाने का काम करने की? FCRA जो है, FCRA तो इसलिए है कि भाई आप जिस काम के लिए, आपने अगर शिक्षा के लिए पैसा किया, आपका NGO एजुकेशन में काम कर रहा है तो आप उसके लिए पैसे मंगा रहे हैं, तो वही काम करें आप। ये जो मदर टेरेसा के NGO पे जो आरोप लगते हैं कि वो धर्म परिवर्तन जो है बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने करवाया, तो क्या ये गलत है क्या कि वो गलत फॉरेन फंडिंग को लेकर के उन पे तो 21 में उनके NGO के FCRA को कैंसिल कर दिया गया था, हालांकि बाद में उनको बहाल किया गया, लेकिन उनका भी तो एक बार कैंसिल किया ही गया था। जी देखिए, सरकार अगर ये पॉलिसी में FCRA में डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट नहीं उतरते हैं, सही उनके पैमाने पे नहीं उतर रहे हैं, तो उन्हें अप्रूवल नहीं मिलता है।
ये तो एक सिंपल सी बात है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आप ये देखिए कि जो जबरन धर्मांतरण का मामला है, लव जिहाद मतलब होता है जबरदस्ती किसी से मैरिज कर लेना, पहचान छिपा लेना और सारी चीजों को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना, ये सारी लव जिहाद की कैटेगरी में आते हैं। कोई अपनी मर्जी से, अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर अपनी मर्जी से लड़की धर्म परिवर्तन कर लेती है तो मर्जी से तो ये धर्मांतरण भी नहीं हुआ। ये तो माननीय उच्च न्यायालय भी एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे जबरन कराने को संविधान में कानून बना हुआ है, अब उसके तहत संविधान में ऑलरेडी राइट्स दिए हुए हैं, तो उसका यूज करते हैं लोग। लेकिन जबरन कराने के लिए कानून बने हुए हैं, जबरदस्ती के लिए कानून बने। कानून इसलिए नहीं बना कि लव मैरिज रोक दी जाए, लव मैरिज नहीं रुकेंगी, वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। और रही बात फॉरेन पॉलिसी की, तो आपको एक चीज मैं और बता दूं कि आप लैंड जिहाद जिसको बोलते हैं कि जमीनों के मामले में, तो मुस्लिम से ज्यादा मुझे लगता है इल्जाम ही इल्जाम रह गए हैं, मुस्लिमों के सर हाथ कुछ नहीं आया है इनके। और अगर इधर नजर इनायत करते हैं आप, इधर देख ले क्रिश्चियंस की तरफ, तो इनकी जितनी भी जमीनें हैं, स्कूल्स हैं, वो ज्यादातर लीज की प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। स्टेट लैंड की जमीनें हैं, नजूल की जमीनें हैं, उस पर बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं और वो फ्री होल्ड में नहीं होते। देखिए स्कूल चल रहे हैं 70 साल से 60 साल से। लीज तो सारे चर्च के भी खत्म हो गए हैं। लीज तो लीज, हाँ, 100 साल के लिए फ्री होल्ड नहीं करानी है, 100 साल सरकार के को लिए पैसा नहीं देना है कि सरकार को कीमत देके फ्री होल्ड करा लें। फ्री होल्ड नहीं कर, पोजीशन पे पूरे हैं, पोजीशन पे हैं, वो मालिकाना हक की तरह यूज कर रहे हैं। गवर्नमेंट को लॉस नहीं हो रहा इसमें। ये कौन सा जिहाद है भाई? इसको कौन सा नाम दिया जाएगा जिहाद का? लेकिन इधर आपको नजर नहीं करनी है। लेकिन ये सारी चीजें एफसीआरए से चूंकि रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, तो मैं इस पे अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें चर्चा करेंगे ये फंड से रिलेटेड है। जो जमीनें किराए पे ली जा रही, लीज पे ली जा रही, ये फंड कहाँ से आ रहा है? जो इतने बड़े बड़े कॉलेज, इतने बड़े बड़े स्कूल्स बन रहे हैं, कहीं ना कहीं से फंड आता है ना। तब तो ये कॉलेज की मेंटेनेंस देख लीजिए आप, क्रिश्चियन कॉलेज में जाके, हमारे सरकारी अस्पताल में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में देख लीजिए, पंखे खुट चलते हैं। मतलब आवाजें ऐसी आती वहाँ, देखिए एसी भी लगी हुई है। एक बार इसी बात पे मैं एक बार क्रिस्टोफर जी के पास जाना चाहूँ। क्रिस्टोफर, क्या आपको लगता है कि फॉरेन फंडिंग के जो यूनिवर्सिटी बनी उसको तोड़ना चाह रही है सरकार? बिना फॉरेन फंडिंग के बनी है जो यूनिवर्सिटी। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि कोई मुसलमान किसी चीज में इन्वॉल्व हो तो उसको निस्तानाबूद कर दो। ये तो मैंने पहले कह दिया कि ये नफरत अलग बात है कि नफरत में आप कहते हैं कि मुसलमान ने हमारे साथ गलत कर दिया है, लेकिन गलत कहाँ से हो रहा है? अगर आप जड़ पकड़ना चाहते हैं तो फॉरेन फंडिंग इधर भी देख लीजिए। मुसलमान, अगर आप फॉरेन फंडिंग की बात करिए तो मुस्लिम सिर्फ उतने में यूज करेगा कि आप नफरत में यूज कर लेगा। और जो पकड़े भी जाते हैं लोग कि देखिए आतंकी नेटवर्क निकला फलस से, वहां से लाइनअप हो रहा था। पीएफआई का तो पूरा संबंध निकला ना, पीएफआई पे बैन तो इसीलिए किया गया। वाला पूरा कनेक्शन जो है फॉरेन फंडिंग से ही उसका रिलेटेड था। कश्मीर में कितनी आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, एक नए नए संगठन खड़े होते हैं कश्मीर में और कितने बड़े बड़े कारनामे होते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं बड़े बड़े। केवल इतना ही नहीं, देखिए ये जो फॉरेन फंडिंग जो है, जो एनजीओ यहाँ पर काम कर, ग्रीन पीस की बात कर लीजिए आप, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात कर लीजिए, ये लोग क्या करते हैं? ये आपकी पॉलिसी, सरकार की अच्छी पॉलिसी को अभी वो ग्रेट निकोबार आइलैंड के पास ग्रेट निकोबार का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से विरोध किया गया पर्यावरण के नाम पे, और उस विरोध करने वाले एनजीओ को कौन फंड कर रहा था? वो सारी फॉरेन फंडिंग से थी। आपके जो अगर आप बात कर ले, जो नंदीग्राम वाला जो प्रोजेक्ट था टाटा का, उसका जो विरोध किया जा रहा था, तो शुरुआत तो एनजीओ से हुई थी, उसको बाद में फिर पॉलिटिकल फंडिंग हुई, ममता बनर्जी ने उसका विरोध किया। तो ये सारी चीजें जो है, डेवलपमेंट को कैसे रोका जाए, भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में किस तरीके से अपने लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए, अपनी पॉलिसी वहां पर बनाई जाए, अपने पसंद की सरकार हर एक देश में बने, इसके लिए फॉरेन फंडिंग होती है, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो उनके रहनुमा लोग हैं, जो उनके द्वारा संचालित होते हैं, उनको ये सब चीज पता होता है, लेकिन अपने निजी फायदे के लिए वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो इस सच को स्वीकार नहीं करते। है कि अमेरिका ने किसको हिंदुस्तान में बैठा रखा है कि जहां से अमेरिका कहेगा कि तेल कहां से लेना है, सब्जी कौन सी बनानी है, कहां जाना है, किसको रोकना है, कैसे किसका स्वागत करना है, मोदी उसने यहाँ बैठा दिया अमेरिका ने अपने। मोदी की बात क्यों कर रहे हैं? ये तो इंदिरा गांधी ने किया था सबसे पहले, शीत युद्ध के दौरान जो है, कोल्ड वार के दौरान सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इसको बनाया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को ये महसूस हुआ कि फॉरेन फंडिंग हो रही है हमारी सरकार को प्रभावित करने के लिए, सरकार की पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए फॉरेन फंडिंग हो रही है। इसका एहसास सबसे पहले इंदिरा गांधी को हुआ 1976 में, तब उन्होंने एफसीआरए बनाया। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी ने इसका अमेंड किया, लेकिन हत्या से पहले उन्होंने इसमें अमेंड किया था इसको, क्योंकि खालिस्तान को फंडिंग हो रही थी, इंदिरा गांधी को पता था, इसलिए एफसीआरए को फिर से उन्होंने मजबूत किया था। तो ये सबको पता है, लेकिन संदीप जी को पता है, लेकिन संदीप जी तो अपने पॉलिटिकल चश्मे से सारी चीजों को देखते हैं।
मैं एक बार क्रिस्टोफर जी के पास जाना चाहूंगा। क्रिस्टोफर जी, मुकेश जी, मुझे तो दुख इस चीज का होता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भाईचारा, जो मोहब्बत थी ना, बस उस पे ग्रहण लगा हुआ है। सारी चीजें घुमा हाँ फिरा भाई, कर और कहीं ना कहीं भाईचारा मुसलमानों के सर भाईचारा पे फोड़ बाहर रही के है। पैसे से नहीं बनाना है संदीप जी। भाईचारा बाहर के पैसे से नेपाल जबरदस्ती का नहीं हाल बनाना देखा है ना आपने, अभी बांग्लादेश का हाल देखा हाँ, है, नेपाल का हाल देखा है, और अभी हाल ही अभी में देख लिया अभी आपने अभी नकवी बांग्लादेश जी, का हाल देखा अभी है आपने, नकवी जी, और अरे अफगानिस्तान का अपने हाल कृषि देखा है कानून, आपने, क्या अपना जो हाल हुआ है कृषि वहां पे। कानून जो 3 साल तक जो यहाँ पर जाम नकवी जी, लगा के हमारे बैठे थे, देश 2.5 का साल सबसे तक। ज्यादा पैसा कृषि अमेरिका कानून में कृषि अंबानी कानून साहब तो लगा रहे के हैं। वहां पे पीछे जो सबसे पैसा बड़ी था वो दुनिया की कौन सा नहीं, सबसे पैसा बड़ी ये था? रूटीन है, रिफाइनरी ये चला रहे हैं। चेन है कि अपना ही ये वही पैसा पैसे थे। ब्लैक मनी जो है वो फंड करके एनजीओ में फंड करके और डॉलर में उसको कन्वर्ट करके इधर आइए, फिर अपने देश में फिर वापस ले आइए। वो ब्लैक मनी एनजीओ के करेक्ट जरिए टैक्स भी तो करेक्ट। नहीं, चोरी मैं होती है, एक चीज ब्लैक मनी की तो वाइट होती क्रिस्टोफर है। जी से मैं एक बार एक चीज पूछना जी। चाहूंगा। क्रिस्टोफर, आपको आपने नहीं लिया या यहाँ लोगों के बंद हुए, लेकिन अमेरिका विरोध क्यों कर रहा है? इसके पीछे आप क्या रीजन समझते हैं? अमेरिका और चाइना क्यों विरोध कर रहा है? अभी जो ये बहन बताया था, जी, वो ब्लैक मनी वो व्हाइट को व्हाइट मनी कन्वर्ट करके वो लोग वापस लेना है, इसलिए वो सब वो कर रहा है बोलकर अभी जो बैठ किया था वो बहुत सच 100% करेक्ट एक्चुअली। हम भी बहुत देखा है, बहुत हम इतना तो वापस हम पैसे देगा, इतना कटना और वापस इतना देना, हमको भी ऐसा ऑफ बाय हम कभी भी ऐसा नहीं किया, नहीं हम देशद्रोही नहीं करेगा, हम पैसे भी नहीं चाहिए तुम लोग का, हम हमको ऐसा काम भी नहीं करेगा। अब अभी देखा फॉर एग्जाम्पल अब जाके ठीक है, नायक का नाम भी सुना है। क्रिस्टोफर जी, आपकी बात ज़्यादातर लोगों को जो है वो गले नहीं उतर रही आप जो कह रहे हैं। मैं एक बार ये जानना चाहूँ संदीप जी, आपसे जानना चाहूँगा, मान लीजिए भारत में तो पॉलिटिकल डिवीजन से जो कांग्रेस विरोध कर रही है, लेफ्ट विरोध कर रही है, आप पॉलिटिकल डिवीजन कह सकते हैं। अमेरिका अगर विरोध कर रहा है और अमेरिका ये कह रहा है कि भारत अमेरिका के संबंध खराब हो सकते हैं, भाई हम अपने यहाँ कोई कानून संशोधन कर रहे हैं जिससे हमारे आपके कोई फॉरेन पॉलिसी में तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपना इंटरनल पॉलिसी अमेंड कर रहे हैं, तो इसमें हमारे संबंध क्यों खराब होंगे आपसे? लेके जाने है ना, अमेरिका लॉस होता है ना, उनका उनका सिटीजन लॉस होता है ना, इसलिए वो लोग विरोध कर रहा है। और हम नेशनल इंटरेस्ट में जो बोला है नरेंद्र मोदी जी वो डिसीजन लेता है, और कांग्रेस भी हो, सीपीआई भी हो, दूसरे वाले भी हो, और वो सबको पास एफसीआर होगा ही। अगर देश का हित में जो सही मानता है तो अच्छा कानून बना के और कानून लागू करने से नेशनल इंटरेस्ट उसको अच्छा हो जाएगा, और दूसरा आदमी का प्रश्न नहीं आने चाहिए। अब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने को सब लोग करते हैं तो रुकना चाहिए, जैसे नहीं, ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट का मसला नहीं है सर, ये देश की पॉलिसी को प्रभावित करने का मसला है, ये देश के विकास को ठप करने का मामला है, देश में आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाने का मसला है। ये केवल ब्लैक एंड व्हाइट का मसला नहीं है। पैसा का मसला होता तो वो ठीक हो जाता, केवल आप हमारे अकाउंट में, जैसा कि हमने कहा है ना, इस पॉलिसी में जो संशोधन है कि आपको दिल्ली में एसबीआई में एक अकाउंट खुलवाना होगा, मैंडेटरी है, उसी अकाउंट में आपको पैसे मंगवाने होंगे ताकि सरकार उसको जो है ट्रैक कर सके। बहुत कन्वर्ट बहुत ही आप ही बोल रहे हैं, इसलिए तो सम स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना चाहिए, अफसर कुछ कानून लाना चाहिए कि अफसर है कहीं भी कहीं मिसयूज नहीं होना चाहिए, किसके लिए आया हो, इसलिए सही सही हम भी सुना है। एक नागालैंड में भी एक आदमी था, वो कुछ आरोप कुछ चल रहा पहले, वो तो नहीं, एक चीज आप जो इतना विरोध कर रहे हैं, ठीक है क्रिस्टोफर साहब, मैं समझ गया। अब संदीप जी, आप जो इतना विरोध कर रहे हैं, कम से कम जब अमेरिका जब इसका विरोध कर रहा है इस अमेंडमेंट का, तब तो आप लोगों को कम से कम समझ जाना चाहिए कि जो पर्पस उनका सर्व नहीं हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का पर्पस क्या था कि शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, पर्यावरण के नाम पर हम पैसा दें और इंडिया में जब वो डॉलर पहुंच जाए तो फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अब चूंकि उनका जो कानून में जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से आप जिस पर्पस के लिए भेजेंगे उसी पर्पस में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने गड़बड़ी की तो आपका एनजीओ बंद तो होगा, एफसीआरए वो अलग बात है, आपने उस पैसे से जो संपत्ति बनाई थी वो भी सरकार अपने अधीन ले लेगी और उसका नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी। इसका विरोध जो है अमेरिका कर रहा है, तो कम से कम ये तो साफ हो गया कि अमेरिका या बाहर से जो भी कंट्री फंड कर रही थी वो कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल थी कि पैसा हम देंगे एजुकेशन के नाम पे, लेकिन करेंगे हम वहां पर सरकार की पॉलिसी का विरोध। देखिए मुकेश जी, अभी एक तो ये नहीं है कि अमेरिका विरोध कर रहा है, वहां के एक सांसद ने ये बात वहां रखी है कि इस तरीके से हिंदुस्तान में होने जा रहा है। उसके बाद ये देखिए, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे कौन लगाता है, वहां पर वो सरकार कौन बनवाता है, और ये भी सारी दुनिया को मालूम हो चुका है कि हिंदुस्तान जैसे देश के लिए अमेरिका क्या मैटर करता है, कोई कानून मैटर करता है? वो ट्रंप जैसे चाहेगा। ट्रंप ने एक बात आपने सुनी होगी,
उसने कहा हिंदुस्तान की डेड इकोनॉमी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करने की हिम्मत नहीं दिखाई। उसने कहा मोदी जी की राजनीति में 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। हमारे देश में और बीजेपी की तरफ से किसी का एक ट्वीट नहीं आया। आपको क्या लगता है कानून बनेगा? संदीप जी, अगर लेकिन जो अमेरिका कानून चाहेगा, जो कानून कोई के कानून बन जाएगा हिंदुस्तान जिस में, टैक्स आपको की लगता है? धमकी अगर ट्रंप दे रहे थे वो अमेरिका टैक्स कोई लाइन पे आ गया ना, अगर लाइन पे आ गया ना, वो मुकेश जी, इतनी ताकत हर एक रखता हो, चीज चिल्ला के नहीं मुकेश जी, कही जाती है। मुकेश जी, अगर कोई देश इतनी ताकत रखता हो कि हेलो ईरान से तेल नहीं लेना देखिए, है, हम अभी आपको अमेरिका छोड़ना और है, इंडिया इसके की पॉलिसी पे एक चर्चा महीने नहीं के कर लिए। रहे हैं संदीप तो जी। क्या आप तो कोई बिल्कुल ना कोई कानून आप तो बिल्कुल उस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जब हम सवाल कुछ मैं पूछे, हम आपको कुछ भी हकीकत बताने जवाब चाहता वही हूं। देना है जो घर से आपको याद ये करके बताइए, आए हैं आप। 3-4 लोग बैठे भाई, हैं, आपको मौका 3-4 मिलना लोग चाहिए बैठे हैं। सरकार क्या के व्हाइट विरोध बोर्ड करने छोड़ने का। के लिए किसने अगर बोला? ऐसी बात है तो आप क्या मत आइए व्हाइट हमारे बोर्ड प्रोग्राम में छोड़ने के लिए संदीप जी। मैं अमेरिका जिस ने टॉपिक पे कानून बात कर रहा हूँ उसी पे बनाया बात करेंगे हम। अब हर एक आप चीज में मुझे मोदी के बताइए, क्या पॉलिसी का बात विरोध कर रहे हैं, किसने उसके लिए बोला? अलग बात है ना। डेड अभी इकोनॉमी एफसीआरए पे किसने आप कहा? पॉइंटेड विरोध हिंदुस्तान कीजिए ना। को अमेरिका जो अगर विरोध कर रहा है तो आप या तो समर्थन कीजिए या उसका कहिए आलोचना कीजिए, मुकेश जी, और मुकेश जी, जो देखिए, जिस कुर्बान आधार हम पे भी कर रहे हैं वो कर पॉइंट सकते रखिए हैं। यहाँ पे। देखिए, बहते हुए पानी के साथ कोई भी बह सकता है, लाश भी बह जाती है। अरे लेकिन आपको जो है ना, मुझे लग रहा है कि अभी आपको बहुत आप में भी संशोधन की जरूरत है। नकवी जी, क्या आपको लगता है कि कम से कम इस चीज से ये साबित हो गया कि अमेरिका चाहे जो भी विदेशी फंडिंग होती थी, वो देश समझ गए कि इस कानून के बनने के बाद से हमारी मंशा पूरी नहीं होगी, तो शायद वो देना ही बंद कर दे अब? नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह से चाहता है कि पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में रहे, पूरी दुनिया उसके हाथ में रहे। हम चाहें कि इनसे तेल न लीजिए तो नहीं लिया जाए, उनसे पानी न लिया जाए तो नहीं लिया जाए। और जैसे इंटरनेशनल पॉलिसी के हिसाब से तेल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तेल की खरीदारी होती है, वो डॉलर में होती है और इसी हिसाब से उसके डॉलर की भी वैल्यू हाई रहती है। तो ये सारे देश पे कमांड करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि डॉलर की वैल्यू हाई है। चाइना अगर आगे आता है, चाइना की पॉलिसी ज़्यादा अलग होती है, हो सकता है युआन में होने लगे कोई करेंसी लेन देन, तो इस चीज़ से उनका डॉलर भी खतरे में आता है। तो वो देखते हैं कि हमारा दबदबा देश में कितना चल रहा है। शायद ये भी देखना चाहते हो ट्रम्प साहब कि हमारा इंडिया में अभी भी कितना क्या मैनेजमेंट चल रहा है और इंडिया को अपने कंट्रोल में करना चाहते हो कि हमारे कंट्रोल में इनकी सारे चीज़ें चलें और इनका जो दाना है, हमारा जो धान है, किसान है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखिए आदमी टारगेट करके बोलता है। ये फॉरेन पॉलिसीज़ भी होती हैं कि हमें आगे क्या करना है, आगे की 10 साल की, 15-20 साल की राजनीति क्या मैनेज करनी है। तो इसी हिसाब से वो लोग बोलते होंगे। उनके फंड से मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं या एजुकेशन को हायर कर रखा है क्रिश्चियंस ने, या फिर आप मेडिकल की लाइनें देख लीजिए, मेडिकल की सारे लाइन्स हायर कर रखी हैं और क्रिश्चियंस ने। तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम उनके हाथ में चला गया एक पूरी तरह से, और मेडिकल भी उनके हाथ में चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? सरकार चाह क्या रही है? सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहती है कि हमारे पास हिसाब किताब हो कि पैसा जो आ रहा है वो यूज कहाँ से हो रहा है, वाकई में हमारे देश का इससे हित हो रहा है या अहित हो रहा है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंटरफेयर करना चाहिए, ट्रम्प साहब को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। वो चाहते क्यों इस चीज को? इससे कहीं ना कहीं तो इनका कोई बड़ा स्वार्थ शामिल है। कहीं ना कहीं से ये पता चल रहा है कि हमारे देश में इंटरफेयर इनका बना रहे, ये ऐसा चाहते हैं। और हमारे देश की पॉलिसीज अगर अमेंड करना चाहते हैं तो इसमें किसी का इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी का भी कोई भी मुल्क का अगर प्रेसिडेंट हो हमसे बोले कि हम आपके ऊपर टैक्स लगा देंगे वरना आप हमारी ये बात मान लीजिए, तो टैक्स तो आपने चाइना के ऊपर भी लगा रखा है, टैक्स तो आपने पाकिस्तान पे भी लगा रखा है, टैक्स भारत पे भी लगा देंगे, वो हम मैनेज इसी कर लेंगे। तरीके के लेकिन आपके कानून, साथ नकवी जी, इसी तरीके के कानून जो है वो अमेरिका ने भी बना रखा है अपने लिए। अमेरिका में अगर आप भारत से कोई किसी एनजीओ को आप फंड करना चाहेंगे तो आपको उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो प्रक्रिया अभी भारत जो संशोधन करके बना रही है। ब्रिटेन में अगर आप चाहेंगे तो उसको वही करना, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह यही है। तो उसका भाई अमेरिका अपने यहाँ तो भाई समर्थन कर रहा है, अपने यहाँ तो करे कानून बना रहा है, और वो चाह रहा है कि हमारे यहाँ दरवाजे खोल के रखे, हमारी खिड़कियाँ खुली रहे, ताकि वो पिछले दरवाजे से जो है जो फंड करे सामने से और पिछले दरवाजे से अपने मकसद, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो कानून है, ये कानून उस पिछले दरवाजे को बंद कर वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर उसका चुनाव प्रचार करते हैं, ऐसा वो इसलिए कर रहा है। दुनिया में बताइए कोई प्रधानमंत्री किसी का चुनाव प्रचार करने जाता है क्या? देखिए, ये तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है कि पॉलिटिक्स में किसी अरे कम से कम क्या अमेरिका ताकत का है। प्रधानमंत्री इतना तो समझता है कि भाई मोदी जी प्रचार करेंगे तो हम जीत जाएंगे। बिल्कुल तो सही ये भी बात तो आप है। देखिए, आप अगर अच्छा देखना चाहेंगे तो अच्छा वैल्यू देख कितनी लेंगे। ज्यादा है और इंटरनेशनल वैसे मोदी जी ने प्रचार नहीं किया, कहीं प्रचार नहीं किया। ये विपक्ष जो है वो अपनी तरीके से, अपने तरीके से आप कुछ भी कहिए, लेकिन वो प्रचार नहीं था, प्रचार नहीं करती है कोई भी किसी भी देश के। दुनिया ने देखा हाउडी मोदी। नमस्ते ट्रम्प हुआ मैडम, नमस्ते ट्रम्प। ये हाउडी मोदी याद कर लीजिए ना, हाउडी मोदी। भाई अब की बार ट्रम्प सरकार तो मोदी की कॉपी कर रहे थे, वो
कि अब की बार मोदी सरकार की कॉपी उसने किया तो उन्होंने उसको किया था आप ओके, जो ओके, विपक्ष ओके, जो है ओके। वो उसको उस तरीके से ले रहा। ठीक है, वो तो उनकी पॉपुलैरिटी थी अरे वाह वाह, मुकेश अमेरिका जी, में वाह। कि वो इस मोदी जी तरीके की से पूरी करता। मैं पूरी दुनिया क्रिस्टोफर में जी के बोल रही है, पास, इसमें कोई दो मैं राय एक बार नहीं। आखिरी, हमारे पास समय की कमी है क्लोजिंग करने के लिए कहा जा रहा है। आखिरी कमेंट के लिए मैं क्रिस्टोफर जी के पास जाऊंगा। क्रिस्टोफर जी, क्या आपको लगता है कि ये जो कानून बना है, इस कानून के बनने के बाद से अब नेचुरली फंडिंग बंद हो जाएगी बाहर से? नेचुरल फंडिंग तो बंद नहीं हो जाएगी, वो कोई कम सब रिस्ट्रिक्शन वो सब वो लगा रहे, वो लगने दो तो देश के हित के बारे में। और हम लोग देश में जो कानून बनाता है वो हमारा काम है, वो अमेरिका का काम नहीं है। अब अमेरिका अपोज करो और सपोर्ट भी करो। हमारे देश का कानून हमारे देश का होता है, हमारी जनता के लिए होता है, हमारी जनता से होता है। हम लोग हमारे देश का हित में हम लोग हमेशा ठीक है, खड़ा thank रहना you। चाहिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नकवी जी आपका, क्रिस्टोफर जी आपका, संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस चर्चा में आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन जो FCRA में अमेंडमेंट किया जा रहा, प्रस्तावित है, उस अमेंडमेंट की चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है, क्योंकि बाहर की बैकडोर से जो पैसे को लेकर के अपना एजेंडा पूरा करने का मकसद था, सरकार का निशाना उसी मकसद, उसी बैकडोर को बंद करने का है। और इस अमेंडमेंट के बाद से वो बैकडोर पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। शायद यही वजह है कि विदेश से जो फंड करते थे भारत को, यहाँ की व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, मरोड़ शुरू हो गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।